औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पीटीडब्ल्यू। आज 7 अक्टूबर है, तो 7 अक्टूबर को हम अपना स्टार्ट करने लगे हैं पीटीडब्ल्यू। पीटीडब्ल्यू क्या होता है जी? परमिट टू वर्क। इट स्टैंड फॉर परमिट टू वर्क। और मैं आपको बताऊं, जब फर्स्ट टाइम मैंने इंटरव्यू दिया था ना, तो मुझे परमिट टू वर्क का पता नहीं था और सवाल भी परमिट टू वर्क ही हुआ था, व्हाट इज पीटीडब्ल्यू। ठीक है। इट कैन बी डिफाइंड एज a permit to work is a written record that authorized for a specific work at specific work location and for specific time period। ये एक तहरीरी इजाजतनामा है जो एक मखसूस काम मखसूस जगह के लिए और मखसूस वक्त के लिए, वक्त तक जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें बेटा तीन मेन चीजें हैं। मेन चीजें कितनी है? मेन कंपोनेंट्स इसके तीन है। सबसे पहली चीज वर्क है। आपका काम क्या हो रहा है, आपने अपने परमिट पे वो मेंशन करना है। व्हाट इज योर टास्क, व्हाट इज योर जॉब, व्हाट इज योर एक्टिविटी। फिर दूसरी चीज है कि वर्क लोकेशन, स्पेसिफिक वर्क, मखसूस वर्क लोकेशन। अगर आपको जिस वर्क लोकेशन का परमिट मिलेगा उसके अलावा आप दूसरी जगह पे जाके वही काम, सेम काम नहीं कर सकते। आपको परमिट मिला है, एक जगह का परमिट मिला है, तो उससे दूसरी जगह पे आप काम नहीं कर सकते। और आज के डेट का परमिट, 7 अक्टूबर का परमिट, अभी टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है जी 12:27। इस डेट का परमिट है, आज के वक्त का परमिट है, तो आप काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कल के डेट वाले परमिट पे आप जो है आज काम करें, ऐसा नहीं है। तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेन है। ये एक तहरीरी इजाजतनामा है। इसमें एक मखसूस काम, मखसूस जगह और मखसूस टाइम पीरियड के लिए आपके पास इजाजतनामा होता है। इट इंश्योर दैट ऑल हैजर्ड्स, इसके अंदर तमाम हैजर्ड को इंश्योर किया जाता है और एंड प्रिकॉशंस आर अंडरस्टूड बिफोर वर्क बिगिंस। काम शुरू करने से पहले इसके अंदर तमाम हैजर्ड्स मेंशन होते हैं और उनकी प्रिकॉशंस भी मेंशन होती हैं। देखें, बात होती है पीटीडब्ल्यू जो परमिट टू वर्क है। आप जब परमिट लेने जाते हैं, परमिट, पहली बात यह है कि सवाल ये समझना है कि परमिट हमने लेना ही क्यों है। परमिट हमने क्यों लेना है? हमने इजाजत, परमिट का मतलब क्या है? परमिशन लेनी है, इजाजत लेनी है। आपको इजाजत लेनी है। अवैस बेटा अपनी ऑडियो वीडियो बंद कर दें आप। आपको इजाजत लेनी है और इजाजत लेके कोई भी काम आपको करना है। लेकिन अगर आप कंपनी में किसी ऑफिसर से इजाजत लेते हैं, सर क्या मैं ये काम कर लूं, और आपको वो इजाजत भी दे देता है, आप वो काम कर रहे होते हैं और काम आपसे मिस्टेक हो जाती है, काम गलत हो जाता है, तो अगले बंदे आपको पकड़ेंगे। हाँ भाई, आपने किसके कहने पे यह काम किया, क्यों किया? आप कहते हैं सर जी मुझे फलां बंदे ने कहा था, इजाज साहब ने कहा था ये काम करो। लेकिन जिस टाइम उस बंदे तक बात पहुंचती है तो वो मुकर जाता है। वो कहते जी मैंने मालूम फिदा को ये बात नहीं कही थी, मैंने तो नहीं कहा इसको काम करो। इसलिए कंपनी के अंदर रिटर्न इजाजतनामा, रिटर्न रिकॉर्ड होता है कि जिस बंदे ने ये परमिट इश्यू करना है उसने आप अपने साइन करके दे देने आप। जब उसके साइन हो गए तो देन ही इज रिस्पॉन्सिबल। वो उस काम का रिस्पॉन्सिबल है जो आप काम कर रहे हैं। अच्छा जी, इसमें आप देखें परमिट टू वर्क में, इसके डेफिनेशन में मेन तीन चीजें, और आपने ये तीन चीजें याद रखनी है: वर्क, वर्क लोकेशन और स्पेसिफिक टाइम पीरियड। और इसके अंदर तमाम हैजर्ड को मेंशन किया जाता है और प्रिकॉशंस। ये देखें बेटा, ये परमिट टू वर्क है। इसके अंदर ये टाइप ऑफ परमिट है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, लोकेशन लिखी होगी, कौन सी जगह का परमिट है, कहाँ का परमिट है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मेंशन, सारी की सारी। और कितने हैजर्ड हैं, कौन कौन से हैजर्ड हैं, कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं, कौन कौन सी सेफ्टी पीपीई यूज करने हैं, सारा कुछ परमिट के अंदर मेंशन हो जाए।
पीटीडब्ल्यू वो बंदा होता है जिसने सेफ एग्जीक्यूशन परमिट लेना है और परमिट पे अपने वर्कर्स को सेफ एग्जीक्यूशन करवानी है, सेफ वर्क करवाना है, ये पीटीडब्ल्यू का काम। आगे जी टाइप्स ऑफ परमिट है। टाइप्स ऑफ परमिट में नंबर 1 है जी हॉट वर्क, कोल्ड वर्क, confined space work permit, excavation work permit, work at height, crane operation permit, scaffolding work permit, electrical work permit, radiography work। अब आप लोगों ने इसके डिटेल समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परमिट की ये जो टाइप्स मैंने लिखी हैं, इस तरह के परमिट बहुत सारे परमिट हैं, लेकिन कोई कोई इंडस्ट्री ऐसी भी होगी जिसके अंदर सिर्फ एक किस्म का परमिट होगा, उसी के ऊपर मेंशन होगा कि हॉट वर्क है या कोल्ड वर्क है। तो खाने बने होंगे, आपने किसी एक पे टिक कर देना है क्या ये हॉट वर्क है या कोल्ड वर्क है। ये जो 9 किस्म के 9 टाइप्स के परमिट लिखे हुए हैं ये इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, लेकिन कोई इंडस्ट्री हो सकता है, पॉसिबिलिटी है जहां आप काम करें वो ऐसी भी हो कि जी हॉट वर्क परमिट है, कोल्ड वर्क परमिट है, एक ही परमिट पे आप जो लिख लो। कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट वो परमिट होता है जिससे आपको कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंट्री मिलती है, ये कन्फाइंड स्पेस एंट्री वर्क परमिट होता है। मैं आपको नीचे दिखाता हूँ हॉट वर्क और कोल्ड वर्क क्या होते हैं। हॉट वर्क की अगर हम बात करें, a work that involves the source of ignition or the use of naked flame or spark generating potential is classified as hot work। अगर हम हॉट वर्क की बात करें बेटा, एक ऐसा काम जिसमें डायरेक्ट सोर्स ऑफ इग्निशन है, डायरेक्ट चिंगारी पैदा करने की सलाहियत है, वो काम हॉट वर्क के जमरे में आता है। कोल्ड वर्क परमिट कौन से है? अ वर्क विच डज नॉट इन्वॉल्व द सोर्स ऑफ इग्निशन, जिस काम में डायरेक्ट स्पार्क पैदा नहीं होता, डायरेक्ट सोर्स ऑफ इग्निशन नहीं है, डायरेक्ट सोर्स ऑफ हीट नहीं है, डायरेक्ट सोर्स ऑफ नेट फ्लेम नहीं है, वो जनाब आपका कोल्ड वर्क के जमरे में आता है। हॉट वर्क और कोल्ड वर्क में मेन डिफरेंस जो है वो सोर्स ऑफ इग्निशन का है। जिस तरह के हॉट वर्क में कभी देखा होगा आपने ग्राइंडिंग करते हुए, तो जितनी भी ग्राइंडिंग होती है, ग्राइंडिंग के टाइम चिंगारी उड़ उड़ के दूर दूर तक जा रही होती है, वेल्डिंग करते टाइम भी फ्यूम्स बाहर आ रहे होते हैं, कटिंग करते टाइम भी चिंगारियां आपकी बाहर उड़ रही होती है। कभी आप कुर्बानी का मौसम आता है और छुरी बनवाने के लिए घर से निकल पड़े, तो वहां देखा करें जो छुरियां बना रहे होते हैं वो चिंगारियां कहाँ कहाँ तक जा रही होती हैं। तो ये सारे काम हॉट वर्क में आते हैं। कोल्ड वर्क में क्या है कि जिसमें डायरेक्ट सोर्स ऑफ इग्निशन नहीं है, डायरेक्ट चिंगारी पैदा करने की सलाहियत नहीं है, डायरेक्ट हीट पैदा करने की सलाहियत नहीं है, वो कोल्ड वर्क। फिर कन्फाइंड स्पेस एंट्री है। कन्फाइंड स्पेस एंट्री वर्क परमिट is used when entering any confined space such as tank, vessel, tower, pit, sewer। confined space के अंदर अगर आपको एंटर होना है तो उसके लिए आपके पास वर्क परमिट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। आपके पास वर्क परमिट नहीं है तो आप इसके अंदर एंटर नहीं हो सकते। और कन्फाइंड स्पेस पे काम करते हुए आपको 2 वर्क परमिट चाहिए, एक वर्क परमिट एंट्री का और दूसरा वर्क परमिट काम का। आपने कन्फाइंड स्पेस एंट्री वाले परमिट पे एंट्री कर ली, काम क्या होना है? क्लीनिंग होनी है, इंस्पेक्शन होनी है, मैनवे ओपन होना है, या अंदर जाके आपको काम क्या करना है? काम जी आपको करना है वेल्डिंग करनी है, अंदर कोई भी एक्टिविटी आपको करनी है, उस काम का परमिट अलग होगा। कन्फाइंड स्पेस एंट्री का परमिट अलग है, उस काम का परमिट अलग है। हमेशा कन्फाइंड स्पेस में 2 परमिट। उसके बाद है जी एक्सकवेशन। एक्सकवेशन वर्क परमिट क्या होता है? एक्सकवेशन बोलते हैं खुदाई को। A man-made cavity, cut, trench, depression on an earth surface formed by earth removal। जितनी भी खुदाई है ना आपकी होती है वो एक्सकवेशन में आती है। और टाइप्स ऑफ एक्सकवेशन वर्क परमिट क्या है? मैनुअल एक्सकवेशन और पावर्ड एक्सकवेशन, मैकेनिकल एक्सकवेशन। मैनुअल एक्सकवेशन
द एक्सकवेशन विदाउट यूजिंग एनी पावर्ड इक्विपमेंट, बगैर किसी पावर्ड इक्विपमेंट के जो एक्सकवेशन होती है वो मैनुअल एक्सकवेशन होती है। और जो एक्सकवेशन होती है जिसके लिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इक्विपमेंट यूज किए जाए वो पावर्ड मैकेनिकल एक्सकवेशन कहलाती है। तो एक्सकवेशन वर्क यूजिंग एन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इक्विपमेंट, मशीनरी जहाँ पे यूज होती है। और मैं आपको एक और चीज यहाँ पे ऐड करता चलूं, जब आप कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करते हैं, कन्फाइंड स्पेस की कल डेफिनेशन बताई थी मैंने, उसमें एक चीज ये भी शामिल कर लेंगे, जब खुदाई जमीन के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे 4 फुट तक पहुंच जाती है, ग्राउंड फ्लोर जमीन के अंदर खुदाई पहुंच जाती है 4 फुट, आपका 4 फुट पे पहुंच के कन्फाइंड स्पेस स्टार्ट हो जाती है और कन्फाइंड स्पेस वाला प्रोटोकॉल शुरू हो जाता है। उस दौरान अगर आपका 4 फीट की जब खुदाई हो जाती है, उस दौरान अगर जो है 4 फीट से ज्यादा आपको और काम करना है तो फिर आपको होल वाचर अरेंज करना है। होल वाचर आएगा, बैठेगा, एंट्री होगी, कन्फाइंड स्पेस एंट्री का परमिट अलग लेंगे, काम का खुदाई का परमिट एक्सकवेशन का अलग लेंगे और फिर काम करेंगे। फिर जो स्कैफोल्डिंग है, scaffolding work permit. Scaffolding, also called scaffold or stacking, is a temporary structure used to support a work crew and materials to aid in the construction, maintenance, and repair of buildings, bridges, and all other man-made structures. Scaffolding work permit में क्या है? Scaffolding work permit में ये होता है कि जनाब आपका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। कभी आपने देखा हो घर के बाहर आपने सीमेंट करनी हो, तो हमारे यहाँ तो क्या होता है कि एक प्लांक, एक फट्टा रख दिया जाता है, एक साइड से 5 दूसरी साइड से 5 और चलो भाई बंदा ऊपर खड़ा होता है, तो कोई पता नहीं होता कब वो बेचारा गिर जाए और वो ऊपर खड़े हुए ईंटें भी पकड़ रहा होता है। तो हमारे ये जो इंडस्ट्री के अंदर है इस तरह नहीं हो, इंडस्ट्री के अंदर प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म तैयार होता है, स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म। फिर ऊपर जो है जब उसके अंदर बंदा प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके खड़ा होता है उसके लिए प्रॉपर एक सीढ़ी लगाई जाती है। ऊपर जाके जो बंदा खड़ा होता है वहां उसको टो बोर्ड लगा दिए जाते हैं साइडों से, ताकि कोई चीज मटेरियल फॉलिंग ऑब्जेक्ट ना हो और कोई बंदा खुद ना गिरे। वो हार्नेस यूज करता है, वहां मिड रेल, टॉप रेल, गार्ड रेल लगा दिए जाते हैं ताकि वो बंदा खुद भी ना गिरे और उसका कोई सामान भी ना गिरे। स्कैफोल्डिंग, परमानेंट, हैंगिंग, सस्पेंडेड, मोबाइल, ये इसके टाइप्स हैं। अच्छा, कंपोनेंट्स ऑफ स्कैफोल्डिंग कौन कौन से हैं? इसके कंपोनेंट्स पाइप्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, लेजर्स हैं, ट्रांसम्स हैं, ब्रेसिंग है, बेस प्लेट है, सोल बोर्ड है, वर्क प्लेटफॉर्म है, गार्डरेल है, टो बोर्ड है, कपलर्स है, आउटरिगर्स हैं, लेडर्स हैं। ये आप लोगों ने सारी याद करने हैं। टैग कितने किस्म के यूज होते हैं कन्फाइंड स्पेस पे? टैग 3 किस्म के यूज होते हैं। जो स्कैफोल्डिंग में टैग्स यूज होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं, ग्रीन टैग, रेड टैग और येलो टैग। ग्रीन टैग जो होता है वो सेफ्टी यूज होता है, आप विदाउट एनी हार्नेस ग्रीन टैग यूज कर सकते हैं। ग्रीन टैग विदाउट एनी हार्नेस यूज कर सकते हैं। और रेड टैग जो है नॉट टू यूज, आप रेड टैग बिल्कुल यूज नहीं करते। रेड टैग तब होता है जब स्कैफोल्डिंग रिमूव हो रही हो, स्कैफोल्डिंग बन रही हो, या स्कैफोल्डिंग बिल्कुल ही जो है वो डेड हो, इस वजह से उसको रेड टैग बोलते हैं। जब बन रही है तब भी सिर्फ उन लोगों को अलाउ है जो स्कैफोल्डर हैं, अगर नहीं बन रही तो स्कैफोल्डर्स को भी अलाउ नहीं है कि वो रेड टैग पे चढ़े। और फिर येलो टैग स्कैफोल्डिंग है जो विद हार्नेस आप जिसपे जा सकते हो। ये टेबल आपका नहीं है। उसके बाद है क्रेन ऑपरेशन। परमिट इश्यूड फॉर द वर्क ऑफ क्रेन यूज्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। क्रेन ऑपरेशन जो है, आप मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए क्रेन एक्टिविटी को यूज करते हैं। अब क्रेन और रेडियोग्राफी के बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। अच्छा, जितना भी इलेक्ट्रिकल के वर्क वर्क हो रहे होते हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल, वो सारे इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट में आते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि रेडियोग्राफी वर्क परमिट और क्रेन ऑपरेशन,
बेटा क्रेन ऑपरेशन में जो मेन चीज होती है वो ये होती है कि ऊपर से जब क्रेन आपकी लोड उठा रही है तो कोई नीचे बंदा ना हो, ताकि कोई चीज ऊपर से फिर ना जाए। अगर खुदा ना खास्ता कोई चीज गिरे, हाइड्रोलिक फेल हो, कोई मैकेनिकल फेलियर हो, कोई वेब स्लिंग्स टूट जाए, कोई बेल्ट टूट जाए, कोई डिश अगर टूट जाए, कुछ इश्यू हो, तो क्या हो कि हमारे बंदों को चोट ना पहुंचे, हमारे वर्कर्स बच जाए। इस वजह से हम सबको बाहर निकाल के बैरिकेशन कर देते हैं। लेकिन क्रेन ऑपरेशन में आप दो बंदों को निकालेंगे तो दो और इंटर हो जाते, बड़ा मुश्किल काम है लोगों को बिल्कुल ही बाहर निकाल देना। कभी कभी इंजीनियर लोग भी खड़े हो जाते हैं, तो क्या जब लोड ऊपर से गुजरेगा, ऊपर से गिर गया, लोड टूटेगा, तो वो सोचेगा यार ये इंजीनियर साहब है, मैं इनको छोड़ दूं और हेल्पर को जाकर लगूं। नहीं, वो इंजीनियर को भी लग जाएगा भाई। और अब इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट है, सॉरी रेडियोग्राफी परमिट जो है, दिस परमिट इज इशूड व्हेन देयर इज अ यूज ऑफ सोर्स ऑफ रेडिएशन फॉर वर्क। क्रेन ऑपरेशन में क्या होता है, आपने बैरिकेशन करवाई, आपने लोगों को बाहर निकाला, लोग फिर अंदर आ गए। रेडियोग्राफी में क्या है, इसमें सोर्स ऑफ रेडिएशन होते हैं। कभी आपने अपने एक्सरे करवाए, कभी छाती के, कभी किसी बॉडी के हिस्से के, कभी किसी ने एक्सरे करवाए हो, मुझे बताए। कलंदर, बेटा जब आप लोग मुझे सुन रहे हैं? जी जी सर, सुन रहे हैं। बेटा जब आप एक्सरे करवाने जाते हो खुद, तो जिस रूम में एक्सरे होने होते हैं, आपको उस रूम में एक जगह पे भेजा जाता है, फलां जगह पे जाके भाई सीधे खड़े हो जाओ और अपनी सांस को रोक लो, होल्ड योर ब्रीथ। और जो आपका साथ बंदा होता है उसे बाहर भेज दिया जाता है, और जिसने आपका एक्सरे करना है वो भी बाहर दूसरे रूम पे जाके, बैक साइड पे जाके बटन को प्रेस करता है। तो बैक साइड पे जाके जब बटन को प्रेस करता है तो एक शुआ आती है, आप तक पहुंचती है, और फिर आप उसको वो बंद करके आता है और वो फिल्म उठाता है। जो शुआ आती है उसके अंदर रेज होते हैं, और वो खतरनाक रेज होती हैं, और जो बंदा कर रहा है वो सुबह शाम तक उसको रेज रेज लगती रहे तो उसका तो नुकसान हो जाएगा। इसी तरह रेडियोग्राफी में भी रेज होती है। आपने जो भी वेल्डिंग की, उसकी टीपीडी कर ली आपने, वीटी कर लिया आपने, विजुअल टेस्ट कर लिया, लेकिन रेडियोग्राफी टेस्ट करने के लिए, एक्सरे करने के लिए आपको जो है वो रेडिएशन करनी पड़ती है, रेडियोग्राफी करनी पड़ती है। इंटरनल डिफेक्ट मालूम करने के लिए रेडियोग्राफी होते हैं, आया के पता चले कि व्हाट इज डिफेक्ट्स इंटरनल। ठीक है। अब रेडियोग्राफी जो है वो इंटरनल डिफेक्ट मालूम करने के लिए होती है। रेडियोग्राफी जो होती है इंटरनल डिफेक्ट मालूम करने, लेकिन यहाँ कॉमन चीज क्या है, यहाँ भी वेरिफिकेशन होती है। करेन की भी वेरिफिकेशन हुई, इधर भी वेरिफिकेशन हुई। अब क्रेन वाली वेरिफिकेशन पे आप लोगों को बाहर निकालते तो लोग फिर अंदर आ जाते, लेकिन रेडियोग्राफी वाली वेरिफिकेशन पे इस तरह नहीं है। आप लोगों को बाहर निकालेंगे तो लोग बाहर निकल जाए। ऐसा क्यों? कोई बंदा गया सिगरेट लेने के लिए, उसने जाके दुकानदार को कहा यार मुझे सिगरेट दे, और सिगरेट दुकानदार ने दिए उसे, और वो घर आ गया। जब घर पहुंचा उसने देखा सिगरेट पे लिखा हुआ था, खबरदार सिगरेट नोशी मर्दाना कमजोरी का बायस है। अब वो बंदा भागा, भागता भागता सीधा उस बंदे के पास जाके पहुंचा, दुकानदार के पास कि हाँ भाई सिगरेट जो है आपने मुझे ये वाले सिगरेट क्यों दे दिए? उसने कहा कौन से दे दिया? कहते ये मर्दाना कमजोरी वाले सिगरेट क्यों दिए, ये रखो मुझे कैंसर वाले सिगरेट दे दो। तो रेडियोग्राफी में भी यही इश्यू है। आप क्रेन ऑपरेशन में क्या होता है कि आप बैरिकेशन करवाते हो, लोग फिर अंदर आ जाते हैं। रेडियोग्राफी में एक लोगों का माइंड सेट कर दिया गया है कि आपको मर्दाना कमजोरी हो जाएगी।
आपके वाइट सेल डेड हो जाएंगे। अब लोग क्या करते हैं, रेडियोग्राफी शुरू होने से पहले निकल जाते हैं, शुआ पहुंचे ना पहुंचे, नुकसान हो ना हो, लेकिन रेडियोग्राफी होगी तो हम नहीं होंगे। रेडियोग्राफी कब होती है? बिफोर द स्टार्ट ऑफ शिफ्ट, सुबह के टाइम जब लोग छुट्टी करके जा रहे होते हैं या अभी आ रहे होते हैं। बिफोर द एंड ऑफ शिफ्ट, शाम के टाइम या लंच ब्रेक में रेडियोग्राफी होती है। और रेडियोग्राफी के लिए प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है, लोग बाहर खड़े दिए जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखे ना, दोनों कॉमन चीजें चल रही है वेरिफिकेशन के लिहाज से। लेकिन क्रेन एक्टिविटी का क्या है कि क्रेन ने लोड ऊपर उठाया हुआ है, और लोड ऊपर जो उसने उठाया हुआ है, तो वो लोड ऊपर उठाते हुए वो क्या कर देगी कि अगर वो लोड गिर जाता है तो सीधा बंदे के ऊपर आएगा वो लोड, और जाहिर है चोट लग जाएगी बंदे को, जख्मी हो सकता है, इवन के डेथ हो सकती है। लेकिन हम उससे नहीं डरते। हम किससे डरते हैं? हम अपने वाइट सेल डेड होने से डरते हैं। रेडियोग्राफी हो रही है तो जनाब हमने क्या करना है, रेडियोग्राफी में हमने वहां से भाग जाना। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड हुआ। हमने परमिट पढ़ा और इसके टाइप्स डिस्कस की। कल इंशाल्लाह हम इसको मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन कल मैं आप लोगों से जितना हमने पढ़ा हुआ है, फाइल का, होल वाचर वाला, सेफ्टी और नोटेशन, टीबीटी, पीपीज और आज का पीटीडब्ल्यू, जितना हमने पढ़ा हुआ है इस सब को आप लोगों ने तैयार करना है। असाइनमेंट बनाते जाओ, अपने रजिस्टर पे लिखते जाओ, और कल मैंने आप लोगों से पहले ये सुनना है, पीछे जितना पड़ा हुआ है, ये परमिट वाला भी सुनूंगा, पिछला भी सुनूंगा। अगर आप लोगों ने मुझे सुना दिया तो देन मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, वरना अभी ये लेक्चर में यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा। आगे लेक्चर में आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा। पहले आप लोग लेक्चर जो है वो मुझे सुनाओगे तो फिर मैं आगे चलूंगा। ठीक हो गया? यस सर, डन है। हाँ जी। अब आप लोग मुझे सुनाओगे तो हम आगे चलेंगे, अदरवाइज हम आगे नहीं चलेंगे। हमने ये जितने लेक्चर पढ़ लिए हैं ये इनफ है यहाँ पे। सर लेकिन मैंने 2-3 लेकर लिए, तेरे वाले नहीं लिए। बेटा यूट्यूब पे सारे लेक्चर रिकॉर्डेड हैं, अवेलेबल हैं, आप वहां से लेक्चर लो और अपनी तैयारी करो। चलो सर, इंशाल्लाह। ओके डेयर, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो आपने रेडियो एक्टिविटी वाली बात की है सर, जी तो जी ये क्या वाकई में खतरनाक है? जिस बेटा, तरीके से खतरनाक खतरनाक तो वाकई है। खतरनाक तो है रेडियोग्राफी, लेकिन इतनी लेकिन ज्यादा खतरनाक नहीं है जितना हमने उसको समझ लिया है। असल में आपने बात वही की, मैं भी हंस रहा था। मैं भी शटडाउन पे गया था ना एक में, तो यानी जैसे ये बैरिकेशन लाई जाती है ना, पट्टी जी वगैरह, जी तो सारे के सारे इतने ऐसे भाग जाते हैं जैसे कोई शेर आ जाता है। ऐसा ही है बेटा। बात यह है कि अब अभी कभी कंपैरिजन करके देखिएगा, जब करेन एक्टिविटी हो रही होगी आप लोगों को बाहर निकालेंगे, लोग फिर आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी वही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने ये चीज मैंने देखी थी ना, जैसे इनके कॉल की बाबा रेडियो एक्टिविटी हो रही है, तो यकीन माने जो लोग करीब खड़े थे वो 15 से 20 फुट से 30 फुट भाग गए। ऐसा ही है। उसके करीब ही नहीं आए। कौन बनाओ सही? सर एक और रिक्वेस्ट है मेरी, जी जी जी। अगर आप ये जो हमें पढ़ाते हैं अगर कुछ वीडियोस वगैरह दिखा लिया करें तो हमारी मजीद वो हो जाएगा, बेटा क्लियरिफिकेशन हो जाएगी। ऐसा भी हो जाएगा, ऐसा भी होगा। लेकिन मैं ना आप लोगों से एक और बात कहना चाहूंगा, वो ये है कि आप मुझसे मांग लिया करो, यूट्यूब के वीडियोस के लिंक मांग लिया करो। मैं आप लोगों को ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया करूंगा। उसका फायदा ये होगा कि आप जो है लिंक से वो करोगे, वीडियो खुद देख लोगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ड्यूरिंग लेसन अगर 1 मिनट की भी वीडियो हो ना दिखा दिया करें तो वो बड़ा फायदा करेगी। कुछ दिन पहले आपने दिखाया ना हेलमेट वाली वीडियो, तो आपने बहुत अच्छा किया, इससे मुझे भी क्लियरिफिकेशन हो गई।
असल में ये तो सही आप समझाते जाते, लेकिन अगर वीडियो दिखाएंगे ना, वीडियो से कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। चले चले नेक्स्ट इस चीज को भी ऐड करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा एक्चुअली वीडियो लंबी होती है तो ऐड नहीं करता मैं, अगर नेक्स्ट अगर आपकी ये ख्वाहिश है तो मैं कोशिश करूंगा ऐड। नहीं, शॉर्टली आप क्या करें ना ग्रुप में। शॉर्टली आप वीडियो दिखाया करें, भले 1 मिनट के दिखाया करें, लेकिन क्या है वो फिर क्लियरिफिकेशन आ जाएगी ना। चले इंशाल्लाह ये हम कल से ये चीज भी ऐड करेंगे अपने पास, बेफिक्र। थैंक यू सर, थैंक ओके यू डैड, सर, थैंक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के पास। यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।